गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को 12वीं फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर अपने लेसन नंबर 4 का एक दो क्वेश्चन है छोटे थ्योरी के रूप में, वो अपन पढ़ेंगे। आज अपना भाग नंबर है 23, जिसमें पहला क्वेश्चन है पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं और यह है कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो डेफिनेशन लिखनी है, इसकी परिभाषा अपने पहले भी लिख चुके हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत रोधी होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत रोधी होते हैं, यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत रोधी होते हैं, अर्थात इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्या कहलाते हैं? पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत रोधी होते हैं, अर्थात इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन है, लेकिन ऐसे पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर लेकिन ऐसे पदार्थों को, कैसे पदार्थों को, जो पराविद्युत पदार्थ हैं इनको, लेकिन ऐसे पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, बहुत ही आसान सी है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत रोधी होते हैं, यानी धारा का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन, लेकिन ऐसे पदार्थों को यदि अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये विद्युत प्रभाव को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। क्या कहलाएगा? ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा? पराविद्युत पदार्थ कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए, जैसे कांच है, अभ्रक, पैराफिन, मोम, तेल, एबोनाइड आदि। ये एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये परिभाषा और ये एग्जाम्पल पहले अपने लिख चुके हैं। अब एक स्पेशल कंडीशन है कि इन पदार्थों में से क्या होता है कि धारा का प्रवाह नहीं होता है। पराविद्युत पदार्थों में स्थायी रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। स्थायी रूप से क्या नहीं होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या ऐसा बोल सकते हैं प्रभावी रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसलिए ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, नोट में आप ऐड कर लें। वापस मैं बोल रहा हूँ, पराविद्युत पदार्थों में प्रभावी रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए धारा का प्रवाह भी नहीं होता है। अब ये जो पदार्थ है, पराविद्युत पदार्थ है, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार पढ़ने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ बता दूं कि आपका जो YouTube चैनल चल रहा है ये जल्द ही बंद होने वाला है, क्लोज हो जाएगा 3-4 दिन बाद। तो आपको क्या करना है, स्कूल में आकर आपको आईडी, लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड लेना है। इसके लिए आपको कुछ फी आपको अपनी जमा करानी है, लगभग 10,000 रुपये। जो बच्चा फीस जमा करवाएगा उसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। स्कूल का एक यूट्यूब चैनल होगा, उसी पर आप अपने वीडियोज़ आएंगे, वहीं से आप देख सकते हो। जो चैनल आपको ये दिखाया जा रहा था ये अभी क्लोज हो जाएगा। तो आपको जल्दी से स्कूल में आकर अपनी फीस जमा करवानी है और अपना लॉगिन पासवर्ड यहाँ से लेना है। अब अपना जो क्वेश्चन है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि पराविद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
तो परावैद्युत जो पदार्थ है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और दूसरा इसका होगा अपोजिट, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है वो कौन सा होता है? वे पदार्थ जिनमें धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र बिंदु या केंद्रीय बिंदु अलग अलग होता है, क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मान लो कोई पदार्थ है, इस प्रकार से मान लेते हैं ये पदार्थ है, इसमें धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्रीय बिंदु अलग अलग है। मान लो यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर क्या है? ऋणावेश है, बीच में गैप आ गया। क्या आ गया? बीच में गैप। इसको अपन क्या बोलेंगे? इस प्रकार के पदार्थ को अपने क्या बोलेंगे? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। नेक्स्ट लाइन, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में स्थायी रूप से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये अपने पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है -q आवेश, यहाँ पर है +q आवेश और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। ये अपने पढ़ा था पहले लेसन के अंदर। जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे जाते हैं तो आवेशों का एक जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है, जो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण q और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी का गुणनफल है वो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में स्थायी रूप से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ये पूछा जाए तो इसका रीजन क्या है कि धनावेश और ऋणावेश का केंद्रीय बिंदु क्या है? अलग अलग है, इसलिए स्थायी रूप से क्या पाया जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा। और इसके एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, H2O अणु और HCl अणु, ये दो एग्जाम्पल है। इसके बाद में कुछ पॉइंट है इसमें, किसी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणु, कोई भी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ अपन लेंगे, उसके जो अणु है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तापीय ऊर्जा के कारण अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया है, इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो थर्मल एनर्जी है, तापीय ऊर्जा के कारण इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? अनियमित है। ये जैसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इसके इस प्रकार से हो गया, ये सबकी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। इस प्रकार से आप डायग्राम बना लें, ये अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। लेकिन कंडीशन, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर, जो 2 नंबर डायग्राम है उसमें अपने क्या किया है? बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिए। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर सभी अणु एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे पदार्थ में स्थायी रूप से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे अपने क्या करेंगे, इस ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये जितने भी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होंगे वो सभी स्थायी रूप से क्या होंगे? एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाएंगे, इस प्रकार से। ये कंडीशन बन जाएगी और इनमें स्थायी रूप से क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ये अपने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो आपको याद रखना है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना होगा? 0 होगा। लेकिन जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो स्थायी रूप से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थ के अंदर उत्पन्न हो जाएगा। ये था 1 नंबर ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब अपन पढ़ेंगे 2 नंबर। दो नंबर जो पदार्थ है वो है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्रीय बिंदु एक ही होता है, यानी एक फिक्स पॉइंट पे होता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या होगा? एक ही होगा, कॉमन होगा। ऐसे पदार्थों में धनावेशों और ऋणावेशों के बीच की दूरी 0 होती है, क्योंकि दोनों यानी धनावेश और ऋणावेश का केंद्रीय बिंदु क्या है? एक ही है। जब केंद्रीय बिंदु एक ही होगा तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? 0 है। और जब दूरी का मान 0 होगा तो P का मान कितना होगा? 0, क्योंकि P बराबर क्या था? Q × 2a। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा? 0 होगा। कब होगा? जब ये दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल है H2O2 N2 CO2 आदि। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। याद ये भी रखना है कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में धनावेश और ऋणावेश का केंद्रीय बिंदु एक होता है और धनावेश और ऋणावेश का केंद्रीय बिंदु एक ही होने के कारण दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी, जिससे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? 0 होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, याद रखना है।
अब देखो इसमें कंडीशन है, ऐसे पदार्थों यानी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में धनावेशों और ऋणावेशों, धन आवेशों और ऋणावेशों का केंद्रीय बिंदु एक ही होता है, इसलिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होगा, शून्य होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। इस प्रकार से है, ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, ऋणावेश धनावेश एक ही है, मतलब एक ही स्थान पे है, केंद्रीय बिंदु दोनों का एक ही होगा, बीच में गैप नहीं होगा। जब गैप ही नहीं होगा तो फॉर्मूला क्या है द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर Q × 2A, 2A का मान 0 है तो P का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस प्रकार के पदार्थों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अपने लगाएंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर धनावेशों और ऋणावेशों का केंद्रीय बिंदु विस्थापित हो जाता है, थोड़ा सा गैप आ जाएगा, जिससे क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा तो पहली कंडीशन में डायग्राम ये है, दूसरी में इस प्रकार से बन जाएगा। थोड़ा सा गैप आ गया ये, और जैसे गैप आएगा तो स्थायी रूप से क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित आपने इनको समझा है। तो लेसन अंतिम दौर में है, कल या परसों तक लेसन फिनिश हो जाएगा, न्यूज़ मैंने आपको बता दी थी। आज का क्वेश्चन ये रहेगा, आपको ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, 2 उदाहरण लिखोगे, किसके, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की 2 उदाहरण मैंने आपको लिखवाए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, दोनों एग्जाम्पल उसके अंदर आपको लिखने हैं। तो अच्छे ढंग से आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। जैसे नया अपना वीडियो लॉन्च होगा, स्कूल का ऐप होगा, उसके अंदर लेसन नंबर 5 अपने शुरू करेंगे। तो लेसन नंबर 4 अपने 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, और जैसे 1 तारीख के बाद नया जो अपना स्कूल का ऐप आएगा, उसके अंदर लेसन नंबर अपने 5 से नया लेसन अपने शुरू करेंगे। तो जितना पढ़ा है उसको आप पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।